तो हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी पीवाईक्यू 2020 की बात कर रहे थे। पेपर 2 में हमारे पास सेक्शन ए हो चुका है, सेक्शन बी का पार्ट 1 हो चुका है। हम सेक्शन बी में पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन देखेंगे, 7 ABC एंड 8 ABC। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। जो इम्पैक्ट है डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट का किसके लिए, ट्राइबल पीपल्स के ऊपर, वो हमको बताना है एग्जांपल्स के साथ। तो स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल इंड्यूस डेवलपमेंट अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल इन इंडिया, और सॉरी डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल इन इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि देखो ये डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है भाई, एक तरह से ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, या फिर जो पीपल है उनका रिलोकेशन है यार, नए जगह पे नया होम, नया लैंड, नया लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज उनको दे रहे हैं, एक तरह से नया लाइवलीहुड दे रहे हैं। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यार, लाइक वहाँ पे अगर डैम बनाना हो, वहाँ पे माइनिंग करना हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना हो, या फिर एग्रीकल्चर वहाँ का एक्सपांसन करना हो, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं उसको हम ये बोलते हैं। एंड ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ आदिवासी जो कि ट्राइबल पीपल्स को अफेक्ट करता है यार, उनके सोशल लाइफ, कल्चर लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ है ना, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को देखते हुए हम लोग उनको अफेक्ट करता है उन सब से एस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट डेवलपमेंट इंड्यूस displacement refers to the forced displacement or relocation of people from their homes, lands or livelihoods due to development projects such as dams, urbanization, mining, infrastructure and agriculture expansion। ओके, एंड इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसकी बात करें, impact of development induce displacement on tribal people। तो पहला हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट यार, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हम बात कर सकते हैं अबाउट, है ना, जो कृषि, जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो इनसे छीन जाता है। जब एक्वायर कर लोगे जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो फॉरेस्ट है, तो उनको जो प्राइमरी रिसोर्स है सस्टेनेंस के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, उनसे आप छीन ले रहे हो यार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट जो सरदार सरोवर डैम जब बनाए थे नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात में, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल फैमिलीज़ का, जिससे उनका जो एग्रीकल्चर लैंड वो चला गया, एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्स चले गए। सो दिस रिजल्टेड इन व्हाट, दिस रिजल्टेड इन दी फॉर्म ऑफ इनकम जनरेशन में दिक्कत आया, रिजल्टिंग इन पॉवर्टी, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर in Gujarat led to the displacement of thousands of tribal
families who lost their agricultural lands and access to forest resources, जिससे क्या हुआ भाई, जो नए जगह में वो गए वहाँ पे उनको दिक्कतें आई, है ना, टू अडॉप्ट टू न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या हुआ, इनकम जनरेशन में दिक्कत देखने को मिला, है ना। तो यहाँ पे हाँ, रिजल्टिंग इन व्हाट, रिजल्टिंग इन, देखो इतना बड़ा, देखो रिजल्टिंग इन पॉवर्टी, या फिर हम बात कर सकते हैं अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, छोटा करके लिखते हैं। देखो जो कंस्ट्रक्शन सरदार सरोवर डैम, जिससे क्या हुआ, है ना, एंड है ना, नर्मदा नदी के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है सरदार सरोवर डैम का, इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू, और फाइंड, जो ट्रैवल परसेज फाइंड challenging to adapt to the new forms of employment or income generation, resulting in increased poverty and unemployment. People find challenging to adapt to new form of employment, resulting in what, increased poverty and unemployment. कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया। अगर हम सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल इम्पैक्ट क्या रहा है, डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट का भाई, है ना, जो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, उनकी जो फैमिली से टूट जाते हैं, है ना, जो किनशिप सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ता है यार यहाँ पे, है ना, बिकॉज आप डिफरेंट एरियाज में उनको रिलोकेट कर रहे हो, तो जो सोशल बॉन्ड है वो कमज़ोर हो जाता है, जो सपोर्ट नेटवर्क है वो कमज़ोर हो जाता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे जो इंदिरा सागर डैम बना था कहाँ पे, महानदी के अंदर, इसमें बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए यार, है ना, तो मल्टीपल सेटलमेंट साइट्स में यहाँ पे हम चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है ना, इससे सोशल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फिर लीड टू दी fragmentation of tribal communities, resulting in weak social bond and support network. And this ऐसे करते हैं, this can weaken social bonds and support network. एग्जाम्पल के तौर पे the construction of इंदिरा सागर डैम scattered multiple settlement sites,
रिजल्टिंग इन व्हाट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ भलीला, यहाँ पे जनरली जो आदिवासी थे वो भलीला आदिवासी कम्युनिटीज इज सेटल्ड और स्कैटर्ड अमॉन्ग मल्टीपल सेटलमेंट साइट्स। लीड टू, है ना, तो जो कंस्ट्रक्शन हुआ था इंदिरा सागर डैम का, इट्स लीड टू व्हाट, जो आदिवासी कम्युनिटीज थे वहाँ पे वो स्कैटर्ड हो गए अक्रॉस मल्टीपल सेटलमेंट साइट। तो ये सोशल इम्पैक्ट पड़ता है भाई। अगर कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसकी बात करें तो जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो क्या है ना, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है, रिचुअल्स प्रैक्टिसेस जो वो फॉलो करते हैं, एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड टू दैट, उससे बहुत सारे जुड़े होते हैं वो, है ना। तो अगर मतलब उनके एंसेस्ट्रल लैंड से जुड़े होते हैं, नेचुरल रिसोर्स से, अगर डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट होता है तो जो इरोजन देखने को मिलता है ट्राइबल कल्चर का, उनके आइडेंटिटी का, बिकॉज वो नए इन्वायरमेंट में उनको एक तरह से धकेल दिया जाता है, फोर्स कर दिया जाता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे जो तिहरी डैम बना था, है ना, तो वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे लाइक वन गुजर्स, है ना, जंसूरीज जो थे वो यहाँ पे एक तरह से डिक्लाइन देखने को मिला उनके कल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, उनकी जो लैंग्वेज है ना, बिकॉज उनका जो ट्रेडिशनल लैंड था वो लॉस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास रिकन्स्ट्रक्शन, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स यहाँ पे डैम्स के ही हैं यार, बिकॉज यही मेन कारण है हमारे पास डेवलपमेंट इंड्यूस माइग्रेशन का ना, led to displacement of several tribal communities such as Jaunsari and one Gujars who have reported what a decline in their cultural practices and languages due to loss of their traditional land। तो ये हो गया कल्चरल इम्पैक्ट। या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें ऑफ डेवलपमेंट इंड्यूस माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो बिकॉज जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं यार उनके लोकल इकोसिस्टम को समझते हैं, वहाँ पे सस्टेनेबल रिसोर्स प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, बट हमने डिस्प्लेस कर दिया उनको तो क्या होगा इट लीड्स टू व्हाट, नए एरिया ऑफ सेटलमेंट में जाना पड़ता है, जिससे एक तरह से, है ना, हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्स हो गए, वाटर सोर्सेज हो गए, उसको कंजर्व करने के इशूज़ आते हैं। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट जो डोंगरिया कोन ट्राइब, बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जो डोंगरिया कोन ट्राइब का जो डिस्प्लेसमेंट था ड्यू टू बॉक्साइट माइनिंग, जो कि नियामगिरी हिल्स जो उड़ीसा के अंदर एक तरह से प्रोटेस्ट जो चल रहा था, वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी थी यार, है ना, बिकॉज ट्राइबल जो है क्रिस्टल रोल प्ले करते हैं उसके फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने में, वाटर सोर्स को। तो इससे क्या हुआ, मैसिव प्रोटेस्ट एंड लीगल इंटरवेंशन देखने को मिले यार। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोंगरिया कोन ट्राइब ड्यू टू दी proposed bauxite mining in the
नियामगिरी hills of Odisha have resulted in massive protests and legal interventions due to the threatening of the rich biodiversity of the region. Resulted in massive protest due to threatening of the rich सो ये सब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है यार। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट है एक सिग्निफिकेंट एंड मल्टी फैसेटेड इम्पैक्ट होते हैं यार, है ना। तो हम एक हाथ में बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन लाते हैं, दूसरे हाथ में एक तरह से पॉवर्टी, कल्चरल इरोजन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लाते हैं। सो जरूरी क्या है भाई, इट इज़ एसेंशियल टू कंसिडर दैट जो राइट्स हैं या फिर जो नीड्स हैं ट्राइबल पीपल के उसको हम समझें, उसके लिए हम प्लान करें एंड इम्प्लीमेंट करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिससे उनके वेलबींग एंड कल्चर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रख सके। सो दस it is essential to consider the rights and needs of tribal people in the planning and implementation of development projects to ensure that their well-being and cultural identity are protected. तो इस प्रकार से हमने इसे कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल्स, और सॉरी डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल्स इन इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल। तो हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या चीज़ें हैं भाई, एक तरह से ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट या फिर रिलोकेशन होता है यार, लोगों का उनके घर से, उनके ज़मीन से, उनके ज़िंदगी से एक तरह से समझ लेना, है ना, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, अर्बनाइजेशन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एक्सपांसन। तो हमने बताया कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट में यार जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम, जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ थाउजेंड्स ऑफ पीपल का, तो नए नए जगह पे जाए जहाँ पे उनको डिफिकल्ट हुआ कि नए एम्प्लॉयमेंट के साथ कोप अप कर पाए, नए इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज के साथ कोप अप कर पाए, जिससे इंक्रीज पॉवर्टी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा यार। सोशल इम्पैक्ट हमने बताया कि जैसे वो डिस्प्लेस हो जाते हैं तो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है सोसाइटी का, तो सोशल बॉन्ड्स कमजोर हो जाते हैं, वीक सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो इंदिरा सागर डैम में जो हमारे पास आदिवासी थे, भलियाल आदिवासी जो थे एक तरह से स्कैटर्ड हो गए, जिससे मल्टीपल सेटलमेंट साइट्स में वो चले गए और वहाँ पे एक तरह से जो सोशल सपोर्ट सिस्टम था, उनका जो बॉन्ड था वो टूट गया, तो सोशल इरोजन देखने को मिलता है। कल्चरल इंपैक्ट की बात करें तो कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस कमजोर हो जाते हैं यार। हमने बताया कि टेहरी डैम के जो कंस्ट्रक्शन में जो वन गुजर्स है ना, जो जंसूरीज जो ट्राइब्स थे, कम्युनिटीज थे, वो वहाँ पे क्या हुआ, उनका जो कल्चरल प्रैक्टिसेस था, लैंग्वेज सब जैसे क्या हुआ, इरोड हुआ, है ना। तो हमने बताया ये सब चीज़ें हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के अंदर हमने देखा कि भाई जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उस रीजन का, बिकॉज वो जो फॉलो करते हैं हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के मेथड जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया वो डोंगरिया कौन ट्राइब जो कि नियामगिरी हिल्स ऑफ दी ओडिशा में बॉक्साइट माइनिंग के ऊपर लड़ रहे थे, है ना, लड़ रहे हैं अभी भी। इंटरवेंशन जो किए गए, मैसिव प्रोटेस्ट जो किए, लीगल इंटरवेंशन, तो वो क्यों है, बिकॉज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट या बिकॉज जो माइनिंग प्रोजेक्ट है वहाँ की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि जरूरी क्या है, हम जो राइट्स हैं फिर नीड्स हैं ट्राइबल पीपल उसको समझें, उसको देखें और उस हिसाब से प्लानिंग करें, है ना, और एक तरह से ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाएं जो कि वेलबींग एंड कल्चर आइडेंटिटी को जो ट्राइबल पीपल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करे। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल का इम्पैक्ट।
आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है न्यूलिथिक कल्चर का है ना, हर एक साल में, मैंने 20 में कवर किया भाई, इसको भी 21 में भी कवर किया, 22 में, तीनों साल में न्यूलिथिक कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आया। तो ये इंपॉर्टेंट, यही तो हमको प्रीवियस से क्वेश्चन समझना है यार कि क्या चीज़ें हमको 100% करनी है और क्या चीज़ को 50% करना है, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना, कम ध्यान देना, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ आता है। बिकॉज एग्जाम में हर चीज़ नहीं आता दोस्त, एग्जाम में कॉन्फिडेंस के लिए आपको जो चीज़ें बार बार आती है उसके रिगार्डिंग आंसर आपके रेडीमेड दिमाग में होने चाहिए। सो यहाँ पे हमको बात किसी करनी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया। पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो न्यूलिथिक कल्चर है वो कब से कब तक था, अराउंड 7000 BCE से, है ना, हमारे पास 10,000 BCE तक था। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो शिफ्ट था लाइफस्टाइल के अंदर न्यूलिथिक कल्चर में, हंटिंग गैदरिंग से वो क्या हो गए थे, एग्रीकल्चर एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ चले गए थे। तो वो हम यहाँ पे बताएंगे यार। Neolithic culture in India dating from approximately 7000 BCE to 10,000 BCE marks a significant shift in the lifestyle of the people from hunting gathering to agriculture and animal domestication। ओके, एंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसकी तो हम बात करेंगे, वही एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, पॉटरी, टूल मेकिंग, परमानेंट सेटलमेंट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया। पहला क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास जो पीपल थे उन्होंने न्यूलिथिक पीरियड के अंदर हमारे पास जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिला, जिसको हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन बोलते हैं यार, उसकी वजह से जाना जाता है न्यूलिथिक पीरियड को। यहाँ पे जो पीपल थे, लोग थे, उन्होंने कल्टीवेट करना चालू किया, वीट, बार्ले, राइस एंड मिलेट। एंड जो शिफ्ट था हमारे पास, है ना, टू हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर, इट लीड्स टू व्हाट, एक सेटल्ड वे ऑफ लाइफ, एंड जो फूड प्रोडक्शन था उसको बढ़ाया यार। पीपल began to cultivate crops such as wheat, barley, rice and millets। एग्रीकल्चर के बाद एनिमल डोमेस्टिकेशन, है ना, यहाँ पे जो न्यूलिथिक पीपल्स थे उन्होंने डोमेस्टिकेट करना चालू कर दिया, कैटल्स को, चिप्स, गोट्स, पिग्स के लिए, पिग्स को कल्टिवेट करना चालू कर दिया, उनके मीट के लिए, उनके मिल्क के लिए, है ना, गोट्स को क्यों, फिर फॉर देयर वूल्स। ओके, तो हम, क्योंकि इससे क्या हुआ, उनकी जो फूड सप्लाई थी उसको सप्लीमेंट किए यार, ये जो एनिमल के जो प्रोडक्ट्स थे, है ना, तो उससे ग्रोथ हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन का। और Neolithic people started domesticating animals like cattle, sheep, goats and pigs for milk, meat and wool। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन की। पॉटरी हमको देखने को मिला यार,
है ना। एक तरह से क्ले पॉट्स बनाना चालू कर दिए, वेसल्स बनाए फॉर व्हाट, फॉर स्टोरिंग, क्योंकि खाना प्रोड्यूस हुआ तो खाने को रखना भी पड़ेगा ना, फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, है ना, वाटर को रखने के लिए, फिर अदर आइटम्स। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से फूड प्रिजर्वेशन में भी और ट्रेड में भी हाँ मतलब फायदा हुआ यार। पीपल began to make clay pots and vessels for storing grains, waters and other items. The development helped in food preservation and facilitated what? Trade. हमारे पास टूल मेकिंग देखने को मिला यार। एक तरह से हमारे पास जो पॉलिश स्टोन टूल्स थे उसके वजह से न्यूलिथिक पीपल्स को जाने जाते थे यार। एंड जो अर्लियर जो माइक्रोलिथ से जो कि हमको मेसोलिथिक पीरियड में देखने को मिलते थे, ज़्यादा एफिशिएंट थे एंड उससे ज़्यादा ड्यूरेबल थे यार। एंड ये बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किए जाते थे। ये जो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे, लाइक डिगिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग। Neolithic people made polished stone tools known as Neolithic cals. Known as Neolithic cals, which were more efficient and durable than the earlier microliths. टूल मेकिंग हमको देखने को मिला यार। और क्या कैरेक्टरिस्टिक थे न्यूलिथिक पीरियड के, एक तरह से हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिला। परमानेंट सेटलमेंट क्यों? बिकॉज आप जब एग्रीकल्चर कर रहे हो, डोमेस्टिकेशन कर रहे हो एनिमल का, तो आपको एक जगह रखना पड़ेगा यार। एंड जिससे हमारे पास कैसे समझ आता है परमानेंट सेटलमेंट हुआ होगा, जो स्टोरेज पिट्स हमको देखने को मिले, है ना, जो मड ब्रिक हाउस देखने को मिले, जो ग्रेनरीज देखने को मिले, है ना। जैसे कि हमारे पास जो न्यूलिथिक सेटलमेंट के एग्जाम्पल में बुर्जा होम हो गया, चिरांड हो गया, मेहरगढ़ हो गया, गुफकरल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पर हम बात करें नोटेबल न्यूलिथिक सेटलमेंट्स in India include मेहरगढ़, बुरज़ाहोम, गुफकरल, चिरान और भी बहुत सारी चीज़ें। लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन यार। एक तरह से कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन देखने को मिला, जो मैंने बताया, फार्मिंग, पोट्री मेकिंग, टूल मेकिंग। तो जो न्यूलिथिक सोसाइटीज था, देयर मोर कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनके पास, है ना। तो जिससे क्या हुआ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आया, जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट वेल्थ हमारे पास देखने को मिले, तो उसकी हम बात कर सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द डिवीजन ऑफ लेबर became more specialized with people engaging in various
occupations such as farming, pottery making and tool making, है ना। जैसे एक सोशल सर्टिफिकेशन आया, यहाँ पे हम ट्रेड एंड एक्सचेंज की बात कर सकते हैं, रिलीजियस बिलीफ की बात कर सकते हैं कि जो पॉटरी वो बनाते थे, जो आइटम्स वो बनाते थे, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था उसको एक तरह से एक्सचेंज करना चालू कर दिए विद द नेबरिंग सेटलमेंट यार, एंड जिससे हमारे पास एक ट्रेड नेटवर्क बना, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस देखने को मिला अमॉन्ग द कम्युनिटीज़। सरप्लस तो ये सब चीज़ें रिलीजियस बिलीफ की बात कर सकते हैं। जो रीजनल वेरिएशंस थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोट्री, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन में देखने को मिले। रिलीजियस बिलीफ के अंदर जनरली एक तरह से रिचुअलिस्टिक या फिर मतलब एक तरह से जो डेड पीपल्स थे वहाँ पे, है ना, उनको कैसे वरी करते हैं उनसे हमको समझ में आया। ऑल्सो उनके पोट्री जो है, उनके ऑर्नामेंट्स जो है, उनके टूल्स हैं, उनके साथ में उनको क्या करते थे, वरी कर देते थे। तो एक तरह से वो किस पे बिलीव करते थे, दे बिलीव इन दी आफ्टर लाइफ एंड द इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस बिलीफ यहाँ पे हमको देखने को मिला। और बहुत सारी चीज़ें लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट में हमने बोला कि जो बीड मेकिंग थे वहाँ पे टेराकोटा फिगरिंग्स का जो इस्तेमाल किया जाता था वो हमको देखने को मिला ड्यूरिंग दी न्यूलिथिक पीरियड। हमने रॉक एंड के पेंटिंग्स की बात की यार, जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे उनकी बात की, जिसमें एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये सब चीज़ें हमने बात की, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे न्यूलिथिक कल्चर के अंदर। सो इन कंक्लूजन यहाँ पे बोल सकते हैं जो न्यूलिथिक कल्चर है इन इंडिया मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन इन ह्यूमन हिस्ट्री बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, इकोनॉमिक सिस्टम एंड जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाया यार दैट वुड शेप द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन जो कि इंडियन सिप कॉन्टिनेंट में हमें आए हैं। दस यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं दैट द न्यूलिथिक कल्चर laid the foundation for the development of complex societies that would shape the course of human civilization in the Indian subcontinent। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया। तो हमने बताया कि न्यूलिथिक कल्चर अराउंड 7000 BC से 10,000 BC तक रहा होगा, और हमारे पास जो हड़प्पन्स थे देयर अराउंड 1700 BC टू 2400 BC। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हड़प्पन था। तो हमने बताया कि देखो न्यूलिथिक कल्चर के अंदर जो हंटिंग गैदरिंग था वहाँ से एग्रीकल्चर एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ शिफ्ट देखने को मिला। अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें न्यूलिथिक कल्चर के, तो हमने बताया एग्रीकल्चर यार, वहाँ पे लोग जो थे राइस, बार्ले, वीट, मिलेट कल्टीवेट करना चालू किए लोग। एनिमल डोमेस्टिकेशन में लोग मिल्क के लिए, मीट के लिए, दूध के लिए, मांस के लिए, फर के लिए, वूल के लिए शीप, कैटल एंड गोट्स को यहाँ पे डोमेस्टिकेट करना चालू कर दिए। पॉटरी यहाँ पर देखने को मिला, क्ले पॉटरी, बिकॉज अब जब खाना प्रोड्यूस हो गया है तो स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरिंग ग्रेन्स के लिए, वाटर के लिए, है ना, अदर आइटम्स के लिए। एक तरह से पॉटरी जो था एक तरह से ट्रेड एक्सचेंज में भी हेल्प किया यार लॉन्ग डिस्टेंस में।
है ना। तो टूल मेकिंग की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो टूल्स थे वो वहाँ पे डिगिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि मोर पॉलिश थे एज कम्पेयर टू जो मेसोलिथिक में जो माइक्रोलिथ देखने को मिलते थे, उनसे ज़्यादा ड्यूरेबल थे ये। परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिले कुछ एरियाज, बिकॉज अब वो एक जगह पे रहना पड़ेगा, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एनिमल डोमेस्टिकेट कर रहे हैं तो जिससे हमारे पास एविडेंसेस जो मिले हैं मड ब्रिक हाउसेज, ग्रेनरी, स्टोर पिट्स, उससे समझ आया कि परमानेंट सेटलमेंट होते होंगे। और कुछ एग्जांपल्स हमने बताया मेहरगढ़ के अंदर न्यूलिथिक साइट्स हैं ये, बुर्जा होम, गुफर करल, चिरंस। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से मोर कॉम्प्लेक्स हुआ, बिकॉज एक डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला है, हायरार्की आई भाई सोसाइटी के अंदर, है ना। सोसाइटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई बिकॉज डिफरेंट ऑक्यूपेशंस यहाँ पे हमको देखने को मिले, फार्मिंग, पॉटरी मेकिंग, टूल मेकिंग। सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आया बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन एंड वेल्थ। ट्रेड एंड एक्सचेंज की बात भी कर सकते हैं, बिकॉज सरप्लस जब फूड होगा तो उसको जो नेबरिंग, है ना, जो सेटलमेंट्स हैं उनके तक पहुंचा के वहाँ पे एक्सचेंज किया जाता था। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर सकते हैं, रिलीजियस बिलीफ जो थे वहाँ पे, है ना। रीजनल वेरिएशंस हमको देखने को मिलेगी, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रैक्टिसेस देखने को मिले, है ना। अलग अलग रीजन में अलग अलग क्रॉप ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अलग अलग टूल ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इन कंक्लूजन एक तरह से जो न्यूलिथिक कल्चर था, एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो आने वाले थे, जो इकोनॉमिक सिस्टम जो आने वाला था, फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाया है यार, जो कि ह्यूमन सोसाइटी को शेप करने वाले थे इन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर दी शेड्यूल कास्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए वो कैसा है, क्या हो पाया है अभी तक। क्रिटिकली इवैल्यूएट करना मतलब इसका कितने तक पहुंचा है और क्या पॉजिटिव से क्या नेगेटिव से दोनों बताने हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है फॉर द शेड्यूल कास्ट क्यों बनाया गया है यार, कि जो सोशियो इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हो जो मार्जिनलाइज या फिर डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, जिसमें हम शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से जो सेफ गार्ड्स हैं वो जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुए हैं यार शेड्यूल कास्ट के लोग, है ना, उनको मतलब उससे बचाने के लिए, एक तरह से जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, उनका एक इफेक्टिव इंटीग्रेशन हो पाए मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर, उसको देखते हुए ये सेफ गार्ड बनाए गए हैं। दी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स फॉर दी schedule caste aim to address the historical injustice perpetrated against the scheduled caste and ensure their effective integration into the mainstream of the nation। ओके, एंड अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, है ना, उसकी हमको बात करनी है। एंड कुछ हमारे पास लिमिटेशन है ना, ये सब सेफगार्ड होते हुए भी कुछ चैलेंजेस हैं, उसको भी हम बताएंगे यार। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट आर्टिकल 15 जो कि बात करता है अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एक तरह से स्टेट को ये एम्पावर करता है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट एंड जो एजुकेशन सोशली बैकवर्ड क्लासेस है। तो आर्टिकल 15 के अंदर ही हमारे पास CWS वाला जो चीज़ें बनी थी वो बनी थी यार, prohibition of discrimination on
ग्राउंड ऑफ रीजन RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करते हैं? टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी and its practice in any form। आर्टिकल 23 की बात कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे टॉक्स अबाउट ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। सो टॉक्स अबाउट ट्रैफिकिंग नहीं, टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन यार, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 46 की बात कर सकते हैं, जो कि किसके बारे में बात करते हैं? जो वीकर सेक्शंस हैं, पर्टिकुलरली एससीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करता है यार। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द weaker sections of the people, particularly the SCs, है ना। यहाँ पे हम पार्ट 16 की बात कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। किसके लिए? SCs के लिए। Special provisions related to reservation in educational institutions and government jobs for the SCs। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं, देखो डिस्पाइट जो हमारे पास ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो बनाए गए हैं, है ना, कुछ मेजर इश्यूज हैं यार रिगार्डिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन, चैलेंजेस जो हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। हम क्रिटिकली वैलिड करने की बात की तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बताएंगे, बट कुछ दिक्कतें उनको बारे में ही बताएंगे। Implementation of these safe issues in the implementation of these safeguards। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट परसिस्टेंस ऑफ व्हाट, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड टचेबिलिटी आज भी कहीं कहीं जगह पे देखने को मिलता है यार। राइट, जो डिस्क्रिमिनेशन है एससीज का कि उनको एक्सेस नहीं किया था पब्लिक प्लेसेस में, कुछ जगह में, ऐसा नहीं बोलेंगे हर जगह में, अभी भी है। टेम्पल्स के अंदर कहीं कहीं घुसने नहीं दिया था। जो वाटर सोर्सेज के अंदर, है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आज भी कहीं कहीं पे प्रेवलेंट है यार, है ना। जो कास्ट बेस्ड वायलेंस है वो तो दिखने को मिला ही है ना, अगेंस्ट वुमेन राइज में है वो। persistence of social discrimination and untouchability in various forms in different parts of the country। जो इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, है ना, वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है यार।
है ना, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिलता है। बिकॉज आप देखो यहाँ पे जिस प्रपोर्शन में उनका जो पॉपुलेशन है उस रिगार्डिंग उनके जो गवर्नमेंट जॉब्स या फिर हायर एजुकेशन के अंदर, है ना, गैप देखने को मिलता है, तो वो एक प्रॉब्लम है आज भी। ठीक है, हमारे पास जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का है, लाइक उनको मिनियल जॉब्स एक तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही मैक्सिमम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, लो पेइंग मिनियल जॉब्स में ही यहाँ पे, है ना। बिकॉज जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं मिल पाता यहाँ पे क्रेडिट्स या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से, तो उनके पास यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का एक चैलेंज है यार, है ना। बिकॉज majority of them are still engaged in low paying and menial jobs in the unorganized sector. इनएडुकेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम है। लाइक पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन का जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम बात कर सकते हैं। तो यार इसको हटाते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सो इनएडुकेट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज अ प्रॉब्लम। इनएडुकेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम इज़ अ इशू यार, बिकॉज गवर्नमेंट ने तो बना दी स्कीम, उसको इम्प्लीमेंट ना करो तो क्या फ़ायदा। ठीक है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन जो हमको देखने को मिलता है वो एक इशू है यार। ठीक है, सो इन कंक्लूजन बोल सकते हैं कि देखो भाई, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ने कुछ प्रोग्रेस तो लाया है इन इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एससीज, देयर आर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, है ना, कि हम क्या कर सकें, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोविजंस को उसको सुलझा सकें। तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेफ गार्ड्स यार। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं इन जनरेटिंग अवेयरनेस। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशनल safeguards have made some progress in improving the socio-economic conditions of the SCs। तो ये देखो, ये तो एक तरह से हम कंक्लूडिंग वाला हम एक तरह से प्रोएक्टिव फॉर्म में बताएंगे। 10 यहाँ पे क्या करना चाहिए, 10 दी गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू इंश्योर दी प्रॉपर implementation of the safeguards, एंड जो सिविल सोसाइटी है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं शुड पे a more proactive role in raising awareness about the rights and entitlements of the SCs। थोड़ा बड़ा हो गया, कट शॉर्ट किया जा सकता है भाई, बट चीज़ें समझने के लिए इतनी ज़रूरी है। दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास the question regarding what this is all about, the question regarding
क्रिटिकली इवेल्युएट द स्टेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट। हमने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं, है ना, वो क्यों, मतलब उनका मेन एम क्या है, जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस जो एससीज को एक तरह से एससीज के खिलाफ हुए हैं, है ना, उसको देखते हुए बनाए गए हैं। इफेक्टिव इंटीग्रेशन कर सके इन लोगों का मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की हमने बात की, आर्टिकल 15 के अंदर जो प्रोहिबिशन है ऑन डिस्क्रिमिनेशन, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एंड एक तरह से ये क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया कि जो स्टेट है उसको एम्पावर करना है, मतलब एम्पावरिंग स्टेट को ताकत देता है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सके फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 23 जो है प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। 46 जो है तरह से प्रमोट करने की बात करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, किसका, वीकर सेक्शंस का, जनरली इसमें सीज आते हैं। पार्ट 16 जो है वो स्पेशल प्रोविजन की बात करता है जहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में इसको, एससीज को। बट ये सब चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं, इसके बावजूद भी हमारे पास कुछ इशूज़ रहे हैं, लाइक जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज भी कुछ पार्ट्स में परसिस्टेंट है यार, इन द फॉर्म ऑफ, है ना, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री टू टेम्पल, या फिर, है ना, एंट्री नहीं मिलती टेम्पल्स के अंदर, पानी पीने नहीं दिया जाता है कॉमनवेल्थ से। तो ये सब चीज़ें हैं आज भी। तो इनएडुकेट जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, बिकॉज समझना, है ना, हमारे पास जो गैप है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है वो, और एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आज भी कमी है इनके अंदर। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, बिकॉज जो मीनियल जॉब्स या फिर लो पेइंग जॉब जनरली ये करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, है ना, मेजोरिटी ऑफ देम आर इनकी जिंदे, तो वो भी एक कारण है कि यहाँ पे, है ना, उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इनएडुकेट इम्प्लीमेंटेशन, जो वेलफेयर स्कीम्स है उनका ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दी लैक ऑफ अवेयरनेस, या फिर करप्शन हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक इनसफिशिएंसी की वजह से। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन जो फेस करना पड़ता है, बिकॉज आप समझना, है ना, जो रिजर्वेशन तो मिला है एससीज को लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर, बट उतना इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पे जो वोट बैंक्स है वो तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है एससीज को वोट बैंक की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, उनके जो कंसर्न्स है, एस्पिरेशन को जेन्युइनली एड्रेस नहीं करती। सो हमने बताया कि देखो भाई करना क्या चाहिए। इन कंक्लूजन हमने बताया कि गवर्नमेंट को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा यार इस सेफ गार्ड्स का, है ना। सो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस जनरेट करना पड़ेगा, एससीज को बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे राइट्स क्या है, तुम्हारे क्या क्या तुम्हारे अधिकार हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं एक लॉन्ग वे में, है ना, बेटर सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बैरियर का जो कास्ट बैरियर्स हैं उसको हम तोड़ पाएंगे और एक कलेक्टिवली सब अपने एम्पावरमेंट के लिए कलेक्टिव सोसाइटी का डेवलपमेंट कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग दी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, और कुछ चीज़ें रही हैं उसके रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिस्कस द रीजनलिज्म एंड द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इन इंडिया फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव विद रेफरेंस टू कश्मीर, नागालैंड, बोडोलैंड, गोरखलैंड एजिटेशन और गोरखालैंड एजिटेशन। तो हमको बात किसी करनी है रीजनलिज्म या फिर जो डिमांड है ऑटोनॉमी की, है ना, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बात करनी है। कश्मीर का एग्जांपल देना है भाई, नागालैंड का, बोडोलैंड का, गोरखालैंड का, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट, ये जो रीजनलिज्म है या फिर जो डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी है वो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है यार, है हमारे पास। अगर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचे तो ये जो डिमांड है इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक एथनिक फैक्टर, लिंग्विस्टिक फैक्टर, कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, एज वेल एज जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं या फिर पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन उनको फेस करना पड़ता है, तो वो हमारे पास इसके कारण हो सकते हैं। सो रीजनलिज्म एंड demand for autonomy can be attributed to various factors such as ethnic, linguistic and cultural differences as well as economic disparities and political marginalization। ठीक है,
अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल साथ बताएं तो जो हमारे पास एग्जांपल्स किससे दे रहे हैं भाई, कश्मीर एजिटेशन, नागालैंड एजिटेशन, बोडोलैंड एजिटेशन, है ना, गोरखालैंड एजिटेशन के अगर रेफरेंस से हम बात करें इसके, तो कश्मीर में जो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, इट इज ड्यू टू व्हाट, जो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल या फिर जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, बिकॉज इस रीजन का एक यूनिक कल्चर आइडेंटिटी है, बिकॉज दिस रीजन इज अ ब्लेंड ऑफ व्हाट, हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, है ना, जो दूसरे कंट्री से इसको अलग बनाता है। बिकॉज जो एसेसन ऑफ जो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब हुआ था 1947 के अंदर, इससे एक तरह से आउटब्रेक हुआ था यार इंसर्जेंसीज का 1980s के समय जो हुआ, या फिर जो एलिगेशंस हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक तरह से जो कश्मीरी पॉपुलेशन के अमंग एलियनेशन का जो सेंस है इनके अंदर, वो एक कारण है यहाँ पे जो ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं, हमारा एक अलग देश बनाने की जो डिमांड कर रहे हैं, जो रीजनलिज्म का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, रीजनलिज्म का जो डिमांड कर रहे हैं। ऑल्सो जो इरोजन हो गया आर्टिकल 370 का, उसकी बात कर सकते हैं, या फिर जो ग्रांट है इस तरह से उनको इसीलिए क्या चाहिए, एक तरह से ऑटोनॉमी चाहिए यार, है ना, एक तरह से बिकॉज ऑफ दी हैवी मिलिट्री प्रेजेंस, या फिर जो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो राइट्स हैं उसकी यहाँ पे डिनियल जो की जाती है, उसके वजह से यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स यार। ओके तो हम पहले बताएंगे जो कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, conflict is rooted in historical, political and cultural factor. The demand for autonomy is driven by what? Demand for autonomy is driven by a combination of factors such as the erosion of Article 370, which granted special autonomy to the region, the heavy military presence, the denial of self-determination rights to the people। ये मेन कारण है हमारे पास जो ऑटोनॉमी का जो डिमांड है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में जो रीजनलिज्म है, जो नागालैंड है यहाँ पे जो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी है वो क्यों है भाई, बिकॉज एक तरह से बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पे हैं यार, नागा पीपल बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स हैव व्हाट एक डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी, या फिर हिस्टोरिकल जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द एक्सटर्नल डोमिनेशन, वो एक कारण है यार। एंड जो नागा नेशनल काउंसिल है जो कि, है ना, एक तरह से जो मूवमेंट बना रहा है एक सेपरेट स्टेट बनाने का नागा का, वो यहाँ पे ऑल्सो जो नागा इंसर्जेंसी है इट इज़ ऑल्सो फुल बाय द सेंस ऑफ पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, या फिर जो एलियन कल्चर वो इम्पोज किया जाता है एक तरह से इंडियन स्टेट्स के अंदर, वो है। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दैट नागा पीपल who belong to various tribes
have a distinct cultural identity and a history of resistance against external domination. So also जो नागा इंसर्जेंसी है वो भी एक मेन कारण है यार, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। जो नागा इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हैं, है ना, जो कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन की वजह से और बढ़ा दिए जाते हैं, या फिर जो इंडियन कल्चर का जो इम्पोजिशन है वो यहाँ पे मेन कारण है ना। दैट लीड्स टू व्हाट? डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, okay, and this leads to demand for ऑटोनॉमी। तो हमने नागालैंड की बात की, अगर हम बोडोलैंड की बात करें तो बोडोलैंड में मेन कारण क्या है? बहुत सारे कारण है भाई, हम एक आंसर में सब कारण तो बता नहीं सकते, बिकॉज अपना एक आंसर बन जाएगा हर चीज़ का, है ना। तो बेसिक है ना, शॉर्ट में बताएंगे। जैसे जो डिमांड है सेपरेट बोडोलैंड का आसाम के अंदर, है ना, बिकॉज जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑटोनॉमी चाहते हैं वो क्यों है भाई? बिकॉज एक तरह से लार्जेस्ट प्लेन ट्राइब है बोडोस की बात करें, है ना, एक तरह से सेपरेट स्टेट क्यों चाह रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं बिकॉज जो बोडो एजिटेशन है इट इज़ ऑफ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डोमिनेशन होता है असम का, एंड जो लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो, एंड इट इज़ लेड बाय व्हाट? इट इज़ लेड बाय दी डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। The Bodo agitation is rooted in the perception of economic deprivation, linguistic and cultural domination by the Assamese, and a lack of effective political representation। गोरखालैंड की बात करें, जो डिमांड फॉर गोरखालैंड है वो क्यों है भाई? इसके कारण की बात करें, है ना, तो एक तरह से जो सेपरेट स्टेट है गोरखालैंड का दार्जिलिंग हिल्स के अंदर वेस्ट बंगाल में, ये क्यों डिमांड है? बिकॉज दे आर ड्राइवन बाय द लिंग्विस्टिक एंड कल्चर आइडेंटिटी यार, because Gorkhas who are Nepali in origin, they feel culturally and linguistically different from the Bengali speaking majority in the Bengal यार, और इसको जो है गोरखा नेशनल फ्रंट लेड करता है। डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड इन दी Darjeeling Hills of West Bengal has been driven by the unique linguistic and cultural identity of the Gorkha people, unique linguistic and cultural identity of the Gorkha
पीपल, ठीक है। सो एक तरह से जो गोरखास हैं वो यहाँ पे जो नेपाली स्पीकिंग है यार, जैसे बिकॉज वहाँ पे ना जो गोरखा लोग हैं उनको उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ दी बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी इन दी वेस्ट बंगाल यार। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं जो डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी है या फिर रीजनलिज्म है इंडिया के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक एथनिसिटी, लैंग्वेज, कल्चर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। सो जो ये एजिटेशन देखने को मिला हमको कश्मीर के अंदर, नागालैंड के अंदर, बोडोलैंड के अंदर, गोरखालैंड के अंदर, इसमें ये बताता है कि हमारे पास एक इंक्लूसिव या फिर सेंसिटिव अप्रोच चाहिए यार इंडिया के अंदर स्टेट्स को उनके जो रीजनल या फिर कल्चर आइडेंटिटीज़ है उसको देखते हुए। सो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसके अंदर हमने देखा कि जो इन एजिटेशंस का जब एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम सोचते हैं ना, इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द अंडरलाइन कॉज है ऑफ दिस डिमांड एंड दी कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं जिससे एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर पाएंगे, हार्मोनी को प्रमोट कर पाएंगे। सो दस एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैन help in understanding the underlying causes of this demand and formulating effective strategies to promote national integration and harmony। सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन था डिस्कस द रीजनलिज्म एंड द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी in India from anthropological perspective with respect to कश्मीर, नागालैंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड एजिटेशन। तो हमने बताया कि रीजनलिज्म क्या है या फिर जो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी है ये बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलता है, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, है ना, या फिर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। लाइक कश्मीर के अंदर जो मेन इशू है वो क्या है? पहले बात तो जो सक्सेशन जो है हमारे पास, पहला जो था एसेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर जब 1947 में हुआ, बिकॉज एक मेन कारण है कि यहाँ पे यूनिक कल्चर है यार, एक जो ब्लेंड है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लामिक ट्रेडिशन का, वो एक कारण है। दूसरा हमारे पास बात होते हैं बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, लाइक हमारे पास जो आर्टिकल 370 को हटा देना, जो स्पेशल ऑटोनॉमी देना इस रीजन का, या फिर जो हैवी मिलिट्री प्रेजेंस है, या फिर उनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स हैं उसका डिनियल, ये सब कारण है कि यहाँ पे ये क्या चाह रहे हैं, अपना एक अलग देश बनाना चाह रहे हैं, एक रीजनल ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, है ना, एक तरह से चीज़ें हैं कि सेपरेटिस्ट, एक सेपरेट स्टेट चाह रहे हैं। सो ये हमने कश्मीर की बात की यार, है ना। और उसके बाद हम बात करें अगर नागालैंड की, तो नागालैंड में एक अलग पर्सपेक्टिव है। नागालैंड में जो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी है वो बिकॉज ऑफ व्हाट दे जो ट्राइब्स हैं उनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर आइडेंटिटी है ना, एक्सटर्नल डोमिनेशन नहीं चाह रहे हैं वो, है ना। यहाँ पे जो हमारे पास एनसीसी है, दैट इज नागा नेशनल काउंसिल, है ना, वो एक तरह से मूवमेंट कर रहा है यार सेपरेट नागा स्टेट बनाने का। ऑल्सो जो नागा के अंदर इंसर्जेंसीज हैं, बिकॉज कहीं और से आ जा रहा है, एलियन कल्चर को आप इम्पोज कर दे रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडियन स्टेट्स का वो ठीक से नहीं हो रहा है ना, जो पॉलिटिकल या फिर जो इकोनॉमिक मार्जिनेशन जो फेस करना पड़ता है वो भी एक तरह से एजिटेशन को बढ़ावा दे रहा है ना, घी आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो एक तरह से ये सब चीज़ें हैं। सो अगर हम बात करें बोडोलैंड की, तो बोडोलैंड देखो भाई, जो असम के अंदर जो बोडोलैंड वाला सेपरेट स्टेट बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेनली जैसे हमने देखा बांग्लादेश के अंदर हमारे पास, या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग क्यों हो गया? बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ द जॉब्स थे, मेजोरिटी ऑफ द हायर पोजिशन जो थे वो कौन कब्जा कर लेते थे? आंध्र प्रदेश वाले। तो तेलंगाना वाला बोलेगे हमको तो कुछ नहीं मिला। बस यही सिचुएशन बोडोलैंड और असम के अंदर यार, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑटोनॉमी जो है, जो चीज़ें हैं वो किसके हाथ में आ गई है? किसके हाथ में? असम के हाथ में। असम के जो पीपल्स हैं उनके हाथ में। तो बोडोलैंड वाले जो है वो कुछ नहीं मिल पा रहा है। सो एक तरह से एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है वो एक तरह से एजिटेशन को लीड कर रहा है, बिकॉज है ना, मेन कारण हमने बताया ना यार, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डोमिनेशन जो कि असमीज पीपल कर रहे हैं, या फिर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है, आप समझना। तो चीज़ें हैं यहाँ पे। सो अगर हम बात करें गोरखालैंड की, तो गोरखा मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू नेपाली, या तो नेपाली ओरिजिन के पीपल्स हैं, ये इनका कल्चरल लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। जो बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी है बांग्लादेश के अंदर, गोरखालैंड मतलब जो दार्जिलिंग हिल्स है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे एक अलग स्टेट बनाने की बात करते हैं ये लोग, है ना, कि हमारे पास एक लिंग्विस्टिक एंड कल्चर आइडेंटिटी है, उसकी वजह से हमको अलग स्टेट बना दो या फिर अलग देश बना दो, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों
बिकॉज इनका जो कल्चर, इनका जो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे, बिकॉज मेजोरिटी जो है वेस्ट बंगाल की तरफ बंगाली स्पीकिंग है यार, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास जो गोरखालैंड और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट है वो और भी ये सेपरेट स्टेट की डिमांड तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो और भी इशूज़ हैं वो इसको आग में घी डालने का काम फिर से कर रहे हैं, लाइक जो इकोनॉमिक नेगलेक्ट, उस एरिया में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना, वहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बेंगलोर के अंदर जो हमारे पास दार्जिलिंग हिल वाला रीजन है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है यार, लोकसभा के अंदर, लोकसभा तो लोकसभा, राज्यसभा तो राज्यसभा, हमारे पास जो विधानसभा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम जो आग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार किसी भी सेपरेट स्टेट बनेगा वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का ना होना यार, ठीक है। सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल, देखो हमको जीएस पेपर 2 के हिसाब से नहीं सोचना, हमको बोलना है एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से। तो अगर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचे तो हम क्या कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सोचने से जो अंडरलाइन कॉज है वो पता कर सकते हैं यार, है ना, इफेक्टिव पॉलिसीज बना सकते हैं इसको सुलझाने के लिए प्रॉब्लम्स को, और एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन एंड हार्मोनी को मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग जो रीजनलिज्म में जो डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी है हमने समझा कश्मीर, नागालैंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड के अंदर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, एलुसिडेट द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एलिनेशन अमॉन्ग द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। हमको किसकी बात करनी है यार, देखो ये लैंड एलिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो 2021 के अंदर भी क्वेश्चन आया था और 2020 में भी क्वेश्चन आया, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, तो एक तो चीज़ हमको समझ आ रही है कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन है वो हर साल रिपीट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर साल रिपीट होती है, ऐसे नहीं कि एक साल छोड़ के आया, एक साल छोड़ के तो जो मैक्सिमम चीज़ें वो तो 1-2 साल में रिपीट हो ही जाती हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हर साल आती है। तो ये हमको समझना है कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन क्या है यार, एलुसिडेट द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एलिनेशन अमॉन्ग द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो लैंड एलिनेशन है अमॉन्ग द ट्राइबल एक ऐसा है या फिर लॉस ऑफ देयर ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग है ना। लैंड एलिनेशन का मतलब क्या है, उनकी जो ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग है उसका लॉस होना, क्योंकि वेरियस प्रॉब्लम्स मतलब वेरियस कॉजेज की वजह से हो सकता है, लाइक सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर। एंड इस इशू से क्या होता है लैंड एलिनेशन से यार, उनका एक तरह से इम्पोवरिशमेंट हो जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, एंड मार्जिनलाइजेशन फेस करने को पड़ता है, और उसके जो सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं ये। सो लैंड एलिनेशन among the tribals of India refers to the dispo or loss of their traditional land holdings primarily due to various socio-economic, political and legal factors। एंड जो प्रॉब्लम्स हैं लैंड एलिनेशन में उसमें क्या क्या चीज़ें हैं यार, लैंड एलिनेशन से क्या होता है और इसका जो प्रॉब्लम है वो क्यों है। जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुए हैं वो हमारे पास एक कारण है यार, है ना, जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुए हैं अगेंस्ट द ट्राइबल पीपल। बिकॉज जब कॉलोनियल पीरियड चल था तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज हैं, लाइक परमानेंट सेटलमेंट, रॉयटवारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, है ना, इन पॉलिसीज से जो ट्रेडिशनल लैंड टेन्योर सिस्टम था, है ना, वो डिसरप्ट हो गया यार। ओके, the British policies of permanent settlement
रैतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम disrupted the traditional land tenure system of the tribal communities, leading to the gradual dispossession or loss of their land. ओके तो ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस की वजह से हमारे पास देखने को मिलता है यार, जो डिस्पोजिशन ऑफ लैंड है वो, एंड जो प्रॉपर्टी राइट्स वाले जो कॉन्सेप्ट आया है ना, उससे भी एक तरह से ट्राइबल का जो लैंड रिलेशन है वो बढ़ गया यार। हमारे पास एक्सप्लॉयटेटिव लॉस की बात कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड लॉस है ना, जो हमारे पास इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास जो सरकार ने बहुत सारे लॉस जो बनाए थे लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ द ट्राइबल्स, है ना, जैसे कि हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्ट है, जो पीसा है ना, एक तो बहुत सारे बनाए, बट ये लॉ जो थे एक तरह से बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स थी, लाइक जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, लैक ऑफ अवेयरनेस, या फिर इनएडुकेट इम्प्लीमेंटेशन, है ना, तो इससे जो लैंड एलिनेशन के जो इशूज़ हैं वो यहाँ पे ठीक नहीं हो पाए यार। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं लॉस सच एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers recognition of forest right एक्ट 2006, या फिर पीसा की बात करें पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट 1996 में जो आया था, है ना। सो ये सब जो हैं ये लॉज जो थे इनका, है ना, ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, बहुत सारे नियम तो बनाए, सफर वेरियस शॉर्ट कमिंग्स एंड इनएडुकेट इम्प्लीमेंटेशन such as the complex procedures and lack of awareness। सो उससे हमारे पास लैंड एलिनेशन आया। जो नॉन ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा एनक्रोचमेंट भी हमारे पास लैंड एलिनेशन का एक कारण है यार। एनक्रोचमेंट बाय नॉन ट्राइबल्स, बिकॉज जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन का जो इन्फ्लक्स था, है ना, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर लाइक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर एग्रीकल्चर एक्सपांसन के लिए जो ट्राइबल लैंड की तरफ वो आगे बढ़े, है ना। सो इससे हमारे पास क्या हुआ यार, इलीगल मीन्स से, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस से, बेनामी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, फोर्स डिस्पोजेशन या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उन्होंने जो इलीगली एक्वायर कर लिया, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। Non-tribals have acquired tribal lands through illegal means and fraudulent
practices such as Benami transactions, forced dispossession and fake documentation। तो ये हमारे पास एक इशू है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारे पास देखने को मिलता है यार लैंड एलिनेशन, such as dams, mining, infrastructure projects have led to the displacement of tribal communities from their ancestral land holdings। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गए यार, डिफॉरेस्टेशन या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उससे भी हमारे पास क्या देखने को मिलता है लैंड एलिनेशन, बिकॉज जो सिंकेज हो रहा है फॉरेस्ट कवर का तो उससे उनका जो एक्सेस है टू फॉरेस्ट रिसोर्स वो अफेक्ट हो रहा है, दैट इज अफेक्टिंग द लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हो गए या फिर सोशियोलिटिकल जो इनइक्वालिटीज़ हैं है ना, सफ़र फ्रॉम वेरियस सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज लाइक हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे उनको और भी ससेप्टेबल हो जाते हैं टू द एक्सप्लॉयटेशन या फिर डिस्पोजिशन यार। सो है ना, तो ये हम बता सकते हैं लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं यार। Absence of what comprehensive land reform policy and the failure to implement land redistribution policies effectively have resulted in continued concentration of land in the hands of few non-tribal individuals and entities यार। तो हमारे पास कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट टू एड्रेस दिस इश्यूज ऑफ लैंड एलिनेशन अमंग द ट्राइबल हमको क्या चाहिए भाई, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए जिसमें हम लीगल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लॉज की बात करेंगे, अवेयरनेस जनरेशन की बात करेंगे अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज़। Thus, to address the issues of land alienation among the tribals of India, there is a need of a multi-pronged approach which include legal reforms, effective implementation
of protective laws and socio-economic development interventions. इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, एलुसिडेट द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एलिनेशन अमॉन्ग द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। तो हमने बताया कि जो लैंड एलिनेशन का जो कारण है, उनकी जो हाथों से जो ट्रेडिशनल हैंड होल्डिंग से वो चली जा रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैंड एलिनेशन बोल रहे हैं। और ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं यार, जिसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट दी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर। तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल इंजस्टिस जो जनरली इनको फेस करना पड़ा ट्राइबल को, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, रॉयटवारी सेटलमेंट और रॉयटवारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, जिससे जो ट्रेडिशनल जो लैंड टेन्योर सिस्टम था वो यहाँ पे अफेक्ट हुआ यार। एक्सप्लोरेटिव लैंड पॉलिसीज़ जो है, देखो एक्सप्लोरेटिव लैंड पॉलिसीज़ का मतलब ये नहीं कि जो पीसा है वो ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करता है, एक तरह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स एक्ट, या फिर जो पंचायत एक्सटेंसिव शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट है ना। तो ये उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, बट उनके अंदर जो कमियां थी इन लॉज के अंदर, है ना, इनका जो ठीक से अवेयरनेस ना हो पाना ट्राइबल्स का इनके रिगार्डिंग, ठीक से इनका इम्प्लीमेंटेशन ना होना, इससे क्या हुआ, इनका लैंड एलिनेशन बढ़ा यार, है ना। जो नॉन ट्राइबल्स ने जो एनक्रोच कर लिया ट्राइबल्स लैंड का ड्यू टू इलीगल मीन्स, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी बेनामी ट्रांजेक्शंस, जो फोर्स डिस्पोजेशन था, डिस्पोजेशन का मतलब लॉस ऑफ लैंड, या फिर जो फेक डॉक्यूमेंटेशन से जमीन हथिया लिया ट्राइबल्स का, वो यहाँ पे एक कारण है। तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उससे भी इनकी जो एंसेस्ट्रल लैंड होल्डिंग थी ट्राइबल्स की वो चली गई, जिससे क्या होगा, लैंड एलिनेशन हो गया। ऑल्सो जो लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स थे, बिकॉज जो लैंड डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज थे वो यहाँ पे ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो जो कंसंट्रेशन था लैंड का ओवर द नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल वो बना रहा है यार। तो हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस करने के लिए इन लैंड एलिनेशन के इशूज़ को ट्राइबल्स के अमॉन्ग हम लैंड रिफॉर्म्स ला सकते हैं, प्रोडक्टिव लॉस का अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटरवेंशन कर सकते हैं, है ना, जो अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अमॉन्ग, है ना। तो जिससे हम क्या कर पाएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे, और जो ट्राइबल के राइट्स हैं उसको इफेक्टिवली हम सेफ गार्ड कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एलिनेशन अमॉन्ग द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है, डिस्क्राइब डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न इन रूरल एरिया। हमको डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न की बात करनी है रूरल इंडिया के अंदर। सो स्टार्ट करेंगे हमारे आंसर को बाय मेंशनिंग दैट रूरल इंडिया के अंदर हमारे पास 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेट एंड डिस्पर्स्ड। एंड ये जो पैटर्न है ये इवॉल्व क्यों हुए हैं, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक जियोग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, है ना, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चर इन्फ्लुएंस। सो इन रूरल इंडिया different settlement patterns have evolved due to various factors such as geographical, historical, socio-economic and cultural influence। एंड यहाँ पे जो पैटर्न्स हैं वो कौन कौन से हैं यार, 4 major types of settlement patterns are, जिसमें पहला क्या है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट।
एंड जो क्लस्टर सेटलमेंट है इसको न्यूक्लियेट्स या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जो हाउसेस होते हैं या फिर अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं स्मॉल एरिया के अंदर कंसंट्रेटेड होते हैं। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ dense concentration of houses and other structure in a small area। एंड ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है यार, क्लस्टर सेटलमेंट जो है फर्टाइल लैंड्स के अंदर देखने को मिलता है। सो जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल के अंदर, वो यहाँ पे कौन से हैं यार, क्लस्टर सेटलमेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है, एक तरह से बेटर कम्युनिकेशन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, सिक्योरिटी देखने को मिलती है यार। पीपल इन दिस area prefers to live close to each other for reason क्या है यार, बेटर कम्युनिकेशन, अरे यार इतना लाइन भी लिखा। इसको हम एग्जांपल्स एंड रीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन देखने को मिलता है एंड सिक्योरिटी देखने को मिलता है। रीजन्स जहाँ पे देखने को मिलता है यार, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये क्लस्टर सेटलमेंट हो गया। दूसरा क्या है, सेमी क्लस्टर्ड। सेमी क्लस्टर सेटलमेंट में क्या होता है, मिक्स है भाई क्लस्टर्ड का एंड डिस्पर्स पैटर्न का। यहाँ पे क्या होते हैं, हाउसेस आर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल क्लस्टर्स एंड जो क्लस्टर्स होते हैं आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय एन ओपन स्पेस या फिर एग्रीकल्चर लैंड, वेस्ट लैंड। हाउसेस आर ग्रुप्ड इनटू smaller clusters and these clusters are separated from each other by open spaces एग्रीकल्चरल लैंड्स और वेस्ट लैंड। एंड जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है यार, हिली टेरेन के अंदर, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल सकता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है ना। ऑल्सो हमारे पास झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर जो ट्राइब्स रहते हैं वो सेमी क्लस्टर्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं बिकॉज हाउस इज जनरली बिल्ट ऑन हिल स्लोप्स यार। The tribes of Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha also saw semi-clustered pattern. So
this pattern houses built on hill slopes or along the river ये सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट पैटर्न हो गया यार। तीसरा हम हैमलेटेड सेटलमेंट की बात करें तो हैमलेट सेटलमेंट्स के अंदर है ना क्या होता है, जो हाउसेस होते हैं सेपरेट बाय कंसिडरेबल डिस्टेंस। सो hamlet settlements are a group of a few houses separated from each other by considerable डिस्टेंस। एंड जनरली कहाँ पे मिलता है यार, ट्राइबल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश है ना, महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। कैन बी फाउंड इन द ट्राइबल एरिया। जनरली ये हंटिंग गैदरिंग में एंगेज होते हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एंगेज होते हैं। तीसरा के बाद चौथा हमारे पास है डिस्पर्स सेटलमेंट यार। डिस्पर्स में क्या होता है, जो सेटलमेंट होते हैं ना, इंडिविजुअल हाउसेस जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। कंसिस्ट ऑफ individual houses that are located far away from each other। एंड ये किस में देखने को मिलता है यार, उन रीजन्स में जहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन हार्ड्स है, लाइक एरिड जोन्स ऑफ राजस्थान, सीन इन हार्स ग्राफिकल कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पे एरिड जोन्स ऑफ राजस्थान, हिली टेरेन्स ऑफ लद्दाख। सो इन कंक्लूजन जो डाइवर्स सेटलमेंट पैटर्न है रूरल इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, दर एट्रीब्यूटेड टू जियोग्राफिकल फीचर, हिस्टोरिकल इवेंट, कल्चरल फैक्टर्स है ना, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो हम कंक्लूड करते हैं बाय मेंशनिंग दैट जब हम इन सेटलमेंट पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर जो पॉलिसी मेकर है ना, एक तरह से उनको वैल्यूएबल इंसाइट पता चलता है कि भाई जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उन कैसे रेप करते हैं इन्फॉर्मेंट के लिए, एक कैसे रूरल कम्युनिटीज़ में सोशल डायनेमिक्स है वो अफेक्ट करता है। सो कंक्लूड कर सकते हैं by mentioning that thus understanding this settlement pattern is essential for anthropologists and policy makers
as they provides valuable insights into the socio-cultural dynamics of rural communities and their adaptation to the इन्वायरमेंट। सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, है ना, डिस्पाइट द डिफरेंट डिस्क्राइब द डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न्स इन रूरल इंडिया। तो हमने बताया किसके बारे में, जो डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न्स हैं वो क्यों देखने को मिलते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चर इन्फ्लुएंस। सबसे पहले तो जो क्लस्टर सेटलमेंट है वो जनरली यहाँ पे डेंस कंसंट्रेशन ऑफ हाउसेज देखने को मिलते हैं यार। एंड जनरली क्यों देखने को मिलते हैं, बिकॉज एक तरह से हाँ मोर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज जनरली कहाँ पे गंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलता है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश का। बिकॉज यहाँ पे फर्टाइल लैंड है ना, तो उपजाऊ जमीन है, उसमें ज़्यादा कॉमन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्रीडोमिनेंट होती हैं इन रीजन में। जो सेमी क्लस्टर सेटलमेंट होते हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं यार, दो क्लस्टर्स के बीच में यहाँ पे, या फिर एग्रीकल्चर लैंड होता है, जैसे झारखंड जनरली हिली रीजन में देखने को मिलता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के हिली रीजन में देखने को मिलता है सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। हैमलेटेड सेटलमेंट में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ हाउसेज जो होते हैं ना, है ना, फ्यू हाउसेज होते हैं, दे आर कंसिडरेबल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हैमलेटेड सेटलमेंट जो है जनरली वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो किया जा रहा हो, है ना, जहाँ पे एक तरह से प्राइमरी ऑक्यूपेशन हंटिंग गैदरिंग है, वहाँ पे देखने को मिलता है यार। तो एग्जांपल के तौर पे जो ट्राइबल एरियाज है मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड महाराष्ट्र के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके बाद जो डिस्पर्स सेटलमेंट है यार, वो हमारे पास जो हाउसेस है वो कंसिडरेबल डिस्टेंस, सिंगल हाउसेस होते हैं और कंसिडरेबल डिस्टेंस में होते हैं। जनरली ये हार्श जियोग्राफिकल कंडीशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर जो रीजन है जो गर्मी बहुत पड़ती है, फिर जो हिली ट्रेन ऑफ लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे देखने को मिलता है। सो हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट जब हम अंडरस्टैंड करते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट पैटर्न को, है ना, जो हमारे पास क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेट, डिस्पर्स्ड, तो उससे हमारे पास एक इंसाइट प्रोवाइड चलता है यार, है ना, कि सोशियो कल्चर डायनामिक्स कैसे रूरल कम्युनिटीज़ का अफेक्ट करते हैं, कैसे वो एक तरह से इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और पॉलिसी मेकर को ये हेल्प करता है टू मेक नियम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग व्हाट, आंसर रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स सेटलमेंट पैटर्न। हमने क्या देखा, सेक्शन बी देखा यार, पार्ट 2 देखा, पेपर 2 ऑफ 2020 एंथ्रोपोलॉजी। सो इस प्रकार से 2020 के पूरे क्वेश्चंस कवर होते हैं, इसके बाद 2019 देखेंगे।